हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो इकोनॉमिक की पीटी 365 का आज ये दूसरा लेक्चर है और जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन है। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 लेक्चर तो एटलीस्ट लगेंगे और आज का पहला लेक्चर रहेगा, उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करने की। अब विदाउट बकवास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, स्टेट फाइनेंस के रिस्पेक्ट में क्या न्यूज़ में क्या है। क्या न्यूज़ में क्या है, बस ध्यान रखना कि आरबीआई ने एक एनुअल रिपोर्ट अपनी पब्लिश की है और वो इस संबंध पे है कि जो इस साल का बजट आया है उसमें स्टेट का फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। बस न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल पब्लिश करती है, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, इस आर्टिकल के जरिए से हम लोग ये जान जाएंगे कि जो हमारी स्टेट्स हैं, देखो फाइनेंस जो होंगे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग होंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उसके संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे, उनकी स्थिति क्या है, उनके ऊपर कौन सी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उनको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपके सामने कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। सबसे पहले क्या बताया है कि कैपिटल आउटले इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6% इन 2023-24 विच इज 2.9% ऑफ द जीडीपी। इसको देखो, सबसे पहले यहीं पर समझते चलो, कैपिटल आउटले इज बजटेड का मतलब क्या है। कैपिटल आउटले का मतलब क्या है, कैपिटल आउटले का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि जो खर्चा होता है, खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो डे टू डे अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जैसे लोगों की पेंशन, सैलरी, इन सब चीजों में खर्चा किया जाता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे कहीं ना कहीं हमारी एसेट बनती है, जैसे हमने रोड बना दी, हमने हॉस्पिटल बना दिए, हमने कॉलेजेस बना दिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, जिससे हमारी एसेट बने। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी एसेट नहीं बनती। तो अब बताओ कौन सा अच्छा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होगा। तो जिस देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होता है उस देश में एसेट उतनी ज्यादा बनती है और उस देश की जीडीपी उतनी ही बढ़ रही होती है। अच्छी न्यूज़ ये है कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं 42.6% से बढ़ा है 2023 और 24 में, और ये टोटल जीडीपी का कितना है, 2.9%। अब ध्यान रखना, ये टोटल जीडीपी का 2.9% है और ये स्टेट स्पेसिफिक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, खाली पढ़ लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट स्पेसिफिक होके हम लोग बात कर रहे हैं। तो कितना है टोटल जीडीपी का, 2.9%। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कैपेक्स अलग तरीके से करती है, वो अभी हम लोग कभी और बाद में देखेंगे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी बात ये बोलती है कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो सरकार का 31% से कम होकर कितना हो गया है, 27.5%। अब ये डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, इसको देख लो। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है, डेट टू जीडीपी रेशियो, इसका बस इतना सा मतलब होता है कि हमारा जो उधार है वो जीडीपी का कितना परसेंट है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जीडीपी है 100 रुपए, हमारी जीडीपी है 100 रुपए, उसमें हमारी जीडीपी जो 100 रुपए है उसमें हम कितना परसेंट उधार के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर पहले कितना था, 31%, मतलब कि 31 रुपए हम लोग उधारी थे, लेकिन अब वो कम होके कितना हो गया है, 27.5%। तो जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा हमारा उधारी में है उसको हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं। ये स्टेट का कितना था, 31% था, अभी कितना हो गया है, 27.5%। ये भी अच्छी न्यूज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं अभी। और ध्यान रखना, अभी डेट टू जीडीपी के बारे में हम अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, पहला था ये, दूसरा था ये, तीसरा स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम खुद पढ़ लेना, मतलब क्या है ये मैं बता दे रहा हूं कि हर एक स्टेट का अपना फिस्कल डेफिसिट होता है। देखो जो घाटा होता है वो कई तरह का है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। अभी फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली क्या होता है मैं यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मेरा बच्चा। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा स्टेट फिस्कल पॉलिसी के संबंध में एक बेहतरीन वाली वीडियो है तो 15 मिनट से कम की वीडियो में सारी चीजें गाता खुल जाएंगी, लेकिन उसके लिए कमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, क्या, यस। तो देखो
तो हर एक स्टेट का अपना रेवेन्यू डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। सारे डेफिसिट को हटाओ, सिर्फ फोकस करो फिस्कल डेफिसिट का। हर एक स्टेट का अपना एक फिस्कल डेफिसिट होगा, तो सारे स्टेट के फिस्कल डेफिसिट को आपस में मिला दो, सारे स्टेट के फिस्कल डेफिसिट को आपस में मिला दो और फिर ये देखो कि ये टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है। तो पहले 2020 और 21 में कितना था, 4.1%, और अब ये कितना हो गया है, 2.8%। ध्यान रखना 2021-22 नहीं, बल्कि ये 2022 और 23 है, 2022 और 23 है। तो जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो जो है स्टेट का, वो 4.1 से कम होकर कितना आ गया है, 2.8% तक आ गया है। ये भी अच्छी बात है कि भाई हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम हो रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि इंक्रीज टैक्स बॉयंसी जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने की वजह से टैक्स बॉयंसी इंक्रीज की है। अब भैया ये टैक्स बॉयंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल। टैक्स बॉयंसी का मतलब ये होता है कि मानो कि हमने अपने टैक्स रेट को तो नहीं बढ़ाया, लेकिन अपने आप टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ गया। जैसे मान लो कि भारत में जो टैक्स है वो 10% है और हमारा रेवेन्यू कुछ से कितना आ रहा था, 100 रुपया। मान लो, बहुत ध्यान से, अरे मिटरता नहीं है बबुआ। देखो, मान लो कि भारत में जो टैक्स है, टैक्स बहुत है लेकिन समझने के लिए, भारत में जो टैक्स है वो 10% है और जिससे हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है, 100 रुपया। ठीक, अब अगर हमने 15% कर दिया तो भाई रेवेन्यू मेरा कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। हाँ, या ऐसा 15 ना करके थोड़ा हमने बढ़ा दिया, 10% प्लस कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू 100 से तो बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हो कि हम टैक्स जो है वो मेरा 10% रहे, 10% सेम रहे, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू था वो इंक्रीज कर जाए। टैक्स में बिना छेड़छाड़ करे जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, तब इस सिचुएशन को नापने के लिए हम लोग टैक्स बॉयंसी का साथ लेते हैं। तो टैक्स बॉयंसी हमको यह बताता है कि टैक्स रेट में तो हमने चेंजेस नहीं किए, लेकिन जीडीपी ग्रोथ अपने आप हो गई और उसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ गया है। और ये किससे नापते हैं, टैक्स बॉयंसी से नापते हैं। और अगर किसी भी कंट्री का टैक्स सिस्टम इस तरह का होता है तो हम ये बोलते हैं कि वो टैक्स बॉयनेंट है, मतलब इतना बेहतरीन वाला है कि इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। तो टैक्स बॉयंसी समझ में आई, बस इतनी सी बात, इंफॉर्मेशन हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनके सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, 1999 और 2000 में जो भारत का उधार था, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, वो बहुत बढ़ता जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आई और उससे कुछ टारगेट फिक्स किए कि भैया इतना उधार मत बढ़ाओ, एकदम से फूटेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया। उसमें समय समय पर समय की जरूरत के आधार पर उसमें अमेंडमेंट किए गए, समय समय पर समय की जरूरत के आधार पर उसमें अमेंडमेंट किए गए। लेकिन जब कुछ पानी का जो लेवल था वो बहुत बढ़ गया, तब एक साहब थे जिनका नाम था एनके सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया कि भैया आप एक काम करो, आप FRBM जो एक्ट है उसके ऊपर रिकमेंडेशन दीजिए। और इन्हीं ने अपनी रिकमेंडेशन दिया, क्यों, ताकि जो राज्य, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो फिस्कल हेल्थ है, मतलब उनकी राजकोषीय स्थिति है, उसको सुधारा जा सके। तो उन्होंने झव्वा भर इंफॉर्मेशन दी थी। उन झव्वा भर इंफॉर्मेशन से दो बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, दो बेहतरीन सी रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या दी गई थी कि भैया डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो पूरी कंट्री का सेंटर और स्टेट को मिला के कितना होना चाहिए, 60%। कब तक, 2023 तक, जिसमें से 40% सेंटर का होगा, 20% किसका होगा, स्टेट का होगा। डेट टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल सेंटर और स्टेट दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 60%, जिसमें से 40% सेंटर का होगा और 20% स्टेट का होगा 2023 तक। ऐसा हुआ? ऐसा एकदम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में अभी 81% डेट टू जीडीपी है। और अभी हो सकता है, अभी आपको मैं ये बताऊंगा डेट टू जीडीपी अभी भारत में कितना है, 81%। इवन 2021-22 में तो ये 84% हो गया था। बात समझ में आ रही है? तो अभी तो ये नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन हम मानेंगे। उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद एक और लिखी हुई है एस्केप क्लॉज। ध्यान से देखो
कि भाई जब कुछ टारगेट फिक्स कर दिए गए, तो जब आप किसी भी टारगेट को फिक्स करते हो ना, तो उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना। तो माना कि हमने डेट टू जीडीपी रेशियो को कर दिया कि 60% हम कर देंगे। अब 60% को कम करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे ना, तो वो सब काम चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मान लो वो काम करते करते एकदम से देश में युद्ध छिड़ गया, या किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे कि कोविड आ गया, तब क्या तब भी हम उसी पेस से काम करेंगे कि नहीं भैया हमें अपना उधार कम करना है, काम करना है। अब कोविड आया था तो क्या हमको उधार नहीं लेना पड़ा, हमारी जीडीपी माइनस में चली गई थी। तो ऐसी सिचुएशन जब वॉर हो जाए, नेशनल कैलेमिटी आ जाए, उस समय जब हम अपने जो एनकेसिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर अपना 100% नहीं दे पाएंगे, उस समय कुछ समय के लिए उस रिकमेंडेशन को थोड़ा सा साइड में रख के नॉर्मल तरीके से जब काम किया जाता है, तो अब इस प्रोसेस को हम लोग एस्केप क्लॉज बोल देते हैं। एस्केप क्लॉज का बस मतलब यह है कि एनकेसिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, उसको मानना है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, क्योंकि देश वॉर या नेशनल कैलेमिटी से जोड़ रहा है, पहले उसको मैनेज करते हैं, उसके बाद हम लोग इस स्थिति को देख लेंगे। इज दैट क्लियर? बेसिक आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अब यहां पे 2-3 बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये आपके लिए ये जाना जरूरी है कि भैया एफआरबीएम एक्ट क्या होता है। बहुत ज्यादा यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, इसके ऊपर एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है ये भी आपको पता। ये 2 टॉपिक जरूर करके जाना, और अगर एग्जाम में ये 2 टॉपिक करके नहीं गए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर बढ़िया तरीके से वीडियोस लाई जाए तो आप बताना, इसको हम 10 से 15 मिनट के कम समय में आपकी सारी समस्या का समाधान देंगे। कोई भी फैक्ट आपका छोड़ा नहीं जाएगा और एकदम मजबूती के साथ उसको कंप्लीट भी कराया जाएगा। ज्यादा बातें नहीं, नेक्स्ट टॉपिक कहीं जाना नहीं है, यहीं पर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक भी ये बोल रहा है स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। एक न्यूज आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, उसने अप्रूव किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ₹10 करोड़ इन 16 स्टेट अंडर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दिस। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, उसने एक जो प्रपोजल था लगभग 56,000 करोड़ रुपए का कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा स्टेट में, उसको अप्रूव कर दिया है। और ध्यान रखना ये एक्सपेंडिचर कितने स्टेट में होगा? 16 स्टेट में होगा। 28 स्टेट में नहीं है। ऐसा ना हो कि आंखें बंद कर दी कि भारत में 28 स्टेट और 28 स्टेट लगा दिए, ऐसा नहीं, 16 स्टेट में ऐसा होना है। और इसकी रजामंदी दी है, इस रिकमेंडेशन को रजामंदी उसने दे दी है। अब इस आर्टिकल से हम क्या जाने? इस आर्टिकल से आप ये गौर करो, थोड़ा बैठो शांति के साथ, देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है हमसे। तो अगर आप बात ये गौर करोगे तो कुछ पॉइंट देखो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, क्या बोल रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेक्स। हमें ये पता होना चाहिए ये कैपेक्स क्या होता है, ठीक। उसके बाद ये जो स्कीम है टोटल, ये स्कीम एग्जैक्टली है क्या, इससे पहले कब लागू की गई थी, अभी इसका क्या स्टेटस है, इसमें पैसा कैसे दिया जाएगा, किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर दिया जाएगा, मतलब इस स्कीम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट, उसके बाद हम ये देख लेंगे ये जो कैपेक्स है ये कोई आज का तो खेल नहीं है, पुरानी बातें हैं। तो इससे पहले सरकार कैसे कर रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कहां पर हो रहा है? स्टेट्स में हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पर बात नहीं हो रही है। तो जो कैपेक्स स्टेट गवर्नमेंट इससे पहले करती रहती थी तो उसका ट्रेंड क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मदद किस तरीके से करती है। तो एक एक करके देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था ना कि इस स्कीम के बारे में सर्च करने की कोशिश करेंगे, स्कीम एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले जो ये स्कीम थी 2020 और 21 में लाई गई थी। कब? जब कोविड-19 की पैंडेमिक हुई थी। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करवाया जाता है? मैटर ये आ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा ही क्यों रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाने से हमारी क्या बनती है? एसेट बनती है, और जब एसेट बनेगी तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कराने के लिए कहीं ना कहीं कैपेक्स किया जा रहा है। पहली बात तो हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। पहली बात, ये स्कीम पहले, इससे पहले कोविड-19 का जो पैंडेमिक हुआ था तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो गई थी ना, उस समय उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए इसी तरह की एक और स्कीम लाई गई थी। और सेम उसी प्रोसेस पे अब एक और स्कीम लाई गई है जो कि आपके सामने है।
बात समझ में आ गई? तो पहली बार कब लाई गई थी? 2021 में। उसके बाद ये सारी बातें मैं बोल चुका, इसका ऑब्जेक्टिव। इसमें हो क्या रहा है, बोला ये जा रहा है कि स्कीम के तहत 50 सालों तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। कितना? इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा किसको? स्टेट्स को। और कितना लोन दिया जाएगा? लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए। भैया तुम उधर लोन लो और जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, इंटरेस्ट का तुम्हें कोई लोचा ही नहीं भाई, कोई लोचा ही नहीं। 50 सालों तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो सरकारें कहीं ना कहीं जितना पैसा होगा उतना ही पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। लेकिन इससे एक फायदा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारी एसेट बन रही होगी। बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम के 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट में तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एलोकेशन, इसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्चा किया जा रहा है। बाकी के जो 7 हैं, जो ये बचे हुए 7 हैं, इसमें रिमेनिंग अमाउंट खर्चा किया जाएगा। यहां पर क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है कि 1 लाख करोड़ रुपया, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगी कि एक कितने लाख करोड़ है, वो थोड़ा सा पूछेगी कि इस स्कीम का 70% से ज्यादा पैसा या 60% से ज्यादा पैसा पूरे 8 सेगमेंट के पहले सेगमेंट में दिया जा रहा है। तो अब आपको ध्यान में होना चाहिए लगभग 1.3 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ रुपया कितना होगा, आप एनालाइज कर सकते हो। उसी के आधार पर थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि 1 लाख करोड़ रुपया खाली पहले वाले पॉइंट पे लग रहा है, बाकी में कितना लग रहा है, थोड़ा छोटा मोटा लग रहा है। बाकी ये पॉइंट है क्या, इसके बाद एक बार गो थ्रू हो जाना, मैं तुमको रीड करके बताऊंगा नहीं, हमारा काम है कॉन्सेप्ट को बस आपके लिए समझा देना। उसके बाद अब मैटर आता है कि पैसा बटेगा कितने, किसमें? 16 स्टेट्स में। तो क्या 16 स्टेट में सबको इक्वल दे दिया जाएगा? नहीं, इसका आंसर है नहीं। हर स्टेट को उतना ही पैसा दिया जाएगा कि जितना वो सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज में सपोर्ट करती हैं। मतलब कोई स्टेट है जो कि सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज में ज्यादा पैसा देता है और दूसरा स्टेट है वो कम देता है। तो जो सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज में पैसा जिसका जितना प्रोपोर्शन में होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब कोई बहुत टैक्स देता है और कोई बहुत कम करता है लेकिन पैसा दोनों को सेम मिल रहा है, नहीं। जितना तुम टैक्स दोगे उतना ही तुम्हें यहां पर भी पैसा मिलेगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी स्टेट टैक्स देने में मदद करती है तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होगा। और ये बातें किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर है? 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर है। इस साल के एग्जाम के लिए वन ऑफ द हॉट टॉपिक है 15th फाइनेंस कमीशन। आई होप कि चीजें फाइनेंस कमीशन के रिस्पेक्ट में आएंगी। जब आएंगी तो मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं आती है। तो अपने स्तर पर 15th फाइनेंस कमीशन की गाथा खोल के रखनी, उसके बारे में सब कुछ पढ़ना जरूर है आपको। बस ये हो गई रिपोर्ट्स के बारे में बात। अब इसके बाद क्या करते हैं, आर्टिकल आपसे क्या कहता है कि भाई ये देख लें, चूंकि जो कैपेक्स है ये कोई स्टेट गवर्नमेंट अभी थोड़ी ना करी, इससे पहले भी कर रही थी। तो पहले का ट्रेंड क्या है, पहले से अभी तक का ट्रेंड क्या है, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें जो ये है वो ये बताता है जो कैपेक्स की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट वो भी सेम है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो इसकी ग्रोथ थी वो 29% थी, वही सेम है 2023 में। मतलब कैपेक्स की ग्रोथ रेट ज्यादा बड़ी नहीं है, जो 2022 में थी वही अभी भी है, पहली बात। और दूसरी बात उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कैपेक्स का पैसा खर्चा होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा पता है कहां खर्चा हो रहा है? सब्सिडीज में। और ये रोज कर रही है, मतलब कि ये बढ़ती ही जा रही है। सब्सिडीज में जो पैसा खर्चा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जा रहा है। इसकी वजह से हम बाकी की कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो स्लो होती जा रही है। भाई 100 रुपए रखे हुए हैं, हम सब्सिडीज में 70 रुपए देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 30 रुपए। अब 30 रुपए से सेट बनेगी, मालूम दिया अगले दिन हम चले गए 90 रुपए सब्सिडी में दे दे, तब कितना बचेगा? 10 रुपया। तो 10 रुपए से कैपिटल स्पेंडिंग होगी, तो ये अच्छी चीज थोड़ी ना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम के साथ हो रहा है। उसके बाद कैपेक्स होता क्या है ये हम आपको बता चुके हैं, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्या जो कैपेक्स का टारगेट है वो अचीव हो रहा है? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा ये बोलती है कि 25 स्टेट ने मिलके अप्रॉक्सीमेटली 76% तक अपने कैपेक्स टारगेट को अचीव किया है। अपने कैपेक्स टारगेट को 76% अचीव कर लिया गया है, लगभग 25 स्टेट्स ने मिलके। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कैपिटल आउटपुट, कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो, ये मैंने बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी की रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। पहले कितना था? 2.3 था, अब वो कितना हो गया? 2.9। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बता दिया है। अगर नहीं जान पा रहे हो थोड़ा सा थप्पड़ मारेंगे तो तुम सामने हो तो तुमको पता ना होता, चिल्ला चिल्ला के बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं।
इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या मदद करती है कैपेक्स को करने के लिए, स्टेट की कैसे मदद करती है, कैसे मदद करती है? पहला पॉइंट, जो फंड स्टेट को भेजा जाएगा उसको जल्दी से रिलीज करती है, अर्ली रिलीज कर देती है। उसके बाद जो स्टेट है वो फालतू की बोरोइंग ना करें, क्योंकि आर्टिकल 293 के तहत जो स्टेट होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बोरो करने की जरूरत होती है, वो बोरो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिमिट लगा दी गई ताकि तुम फालतू की बोरोइंग मत करो, तुम्हें जितनी नीड है ना वो हम तुम्हें पूरी कर देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से भी मदद करती है। तीसरी ये है कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ना, उसमें जो 14 सेक्टर है, जो 14 की सेक्टर हैं, उसमें भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ऐसा एज्यूम करके कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरीके से मदद कर रही होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक दो फैक्ट है जिसके बारे में हमें ध्यान में रखना था। और यहाँ पर जो चीज़ निकल के आई वो क्या है कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था ना, इसकी की स्कीम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, रिपोर्ट कौन सी है वहां पे मत जाओ। IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो भारत का डेट है वो 2005 और 6 में 81% था, जो कि 2021-22 में 84% हो गया, लेकिन 2023-24 में ये फिर से कितना हो गया है? 81% हो गया है। क्या डेट टू जीडीपी रेशियो, क्या डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भारत का कितना हो गया है? 81% फिर से हो गया है। यहां पे क्या बात आ रही है? डेट टू जीडीपी रेशियो, या डेट टू जीडीपी रेशियो छोड़ो, यहां पे टोटल डेट की बात हो, डेट टू जीडीपी रेशियो की बात है। मतलब कि जो पब्लिक डेट है, मतलब सरकार के ऊपर जो डेट है वो कितना है? 81% है। कितना है? 81%। देख सकते हो कि 81% 2005-6 में था, 84% 21-22 में था, और बैक टू द 81% हो गया है। कितना? 81%। अब यहां पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले ये जानते हैं कि पब्लिक डेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो पब्लिक डेट के लिए सबसे जो प्यारा फिगर बना हुआ है उसको देखते हैं। यहां पे देखो, पब्लिक डेट मतलब कि जो सरकार का डेट है, मतलब कि जो सरकारें होती है ना उनका जो डेट होता है उसको हम लोग पब्लिक डेट बोलते हैं। पब्लिक डेट दो तरीके से होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। ध्यान रखना, पब्लिक डेट्स पे जाने से पहले एक बार ध्यान रखिएगा, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बारे में बातें हो रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाने के बाद जो भारत का जो टोटल डेट है वो कितना है? 81% है। अब ये जो 81% डेट है ये हमने कहां से लिया है? इंटरनल डेट भी लिया है और एक्सटर्नल डेट भी लिया है। मतलब हमने घर के अंदर से ही डेट लिया है और घर के बाहर मतलब कि विदेशों से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी लिया हुआ है। अब जो इंटरनल डेट होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज और दूसरा होता है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये क्या भला है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती है कि जिसको जाके मार्केट में आप खरीद और बेच सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। अब जैसे मान लो सरकार को कभी पैसे की जरूरत हो और शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत हो, तो वो एक ट्रेजरी बिल लिख दे कि भैया ये जो है ये हम सरकार का छोटा सा पुंतड़ू है, इसको मैं दे रहा हूँ और ये तुम खरीद लो, तुमसे मैं इतने इतने रुपए ले रहा हूँ और एक समय के बाद तुम्हें ये वापस कर दूंगा इतना इंटरेस्ट देने के बाद। तो वो जो सरकार की सिक्योरिटीज होती है ना, जैसे इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि सरकार उधार कैसे लेती है। जैसे मानो कि सरकार को 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो सरकार क्या करती है? सरकार एक पेपर लेगी, कहेगी कि भैया ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जिस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपया ले रही है 10% इंटरेस्ट के साथ और 20 सालों के लिए। ये पेपर लेके मार्केट में आएगी और मार्केट में चूंकि सरकार है, सरकार कभी डिफॉल्ट होती नहीं है, तो लोग चूंकि कहते हैं कि यार बड़ा सेफ है, तो लोग क्या करते हैं? सरकार से इसको खरीदते हैं और सरकार को पैसा देते हैं और सरकार इसके रिस्पेक्ट में सरकार को क्या देती है? ये स्लिप ले दी, भैया ले जाओ भाई, रखे रहो, जब तुम्हारा समय आ जाएगा तब तुम्हें हम पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करके दे देंगे। जो सरकार जब इस तरीके से पैसा लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल डेट। और सरकार कभी कभी इसके अलावा भी उधार लेती, लेकिन वो मार्केट में नहीं होता। अब ये क्या है? जैसे मान लो कि तुम्हारे पिताजी हैं, उनकी जॉब है, तो उनका कुछ पीएफ कटता होगा ना, प्रोविडेंट फंड,
इसी तरीके से बहुत छोटी छोटी सी स्कीम सरकार चलाती है, जिसमें 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ये निधि योजना, फलानी योजना, फलाकी योजना, उस योजनाओं के तहत पैसा सरकार के पास जा रहा होता है एक अकाउंट में। तो जब सरकार को ज़रूरत होती है तो उस अकाउंट से सरकार पैसा ले लेती है, तो उसको किस तरह का डेट बोलते हैं? नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो पीएफ का पैसा जहां पर जाता है उस अकाउंट से सरकार पैसा ले लेती है। और जो ये पैसे छोटी छोटी सी स्कीम चला के सरकारें आपसे लेती नहीं कि तुम महीने में 15 रुपये डालो, तुम साल में इतना डालो उतना डालो, वो पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है और अकस्मात सिचुएशन के लिए सरकार के लिए काम आता है। तो इंटरनल डेट 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? जिसको मार्केट में हम लोग सेल और खरीद और बेच सकते हैं, और ऐसा जिसको मार्केट में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। जो खरीदा बेचा सकता है उसमें क्या क्या आती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। अब ये क्या है, ये अलग से वीडियो चाहती है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता नहीं है तो इसी तरह तुम्हारे झन्नाटेदार करंट लगेगा। ज़्यादा ध्यान में रखो, ये सब चीज़ें तुम्हें सब पता होनी चाहिए। और उसके बाद नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? वही सारी चीज़ें तुमको बताएं, सेविंग स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ये सब जो पैसा होता ना, ये सरकार के पास आता, सरकार का जब मन होगा वो वहाँ से पैसा निकाल लेगी। अब एक्सटर्नल डेट क्या होता है? जब सरकार देश के बाहर से कभी पैसा मंगाती है या उधार लेती है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। और एक्सटर्नल डेट लेने के तरीके क्या है? हमने अमेरिका से कहा भैया पैसा हमको उधार दे दो, तो अमेरिका ने हमको कुछ उधार दे दिया। हमने वर्ल्ड बैंक से बोला हमें कुछ उधार दे दो, तो वर्ल्ड बैंक ने हमको दे दिया। हमने अलग अलग संस्थाओं से बोला उधार दे दो, तो वो लोग जब हमको उधार देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। इतने से काम आपका नहीं बनेगा, ये तो बस एक कैजुअल डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी। आपको इसके बारे में डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर रेफर करिए, ज़रूर रेफर करिए, ज़रूर रेफर करिए, नहीं तो यूपीएससी का पेपर देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो डेट है ये है क्या एग्जैक्टली। तो टोटल डेट कितना है? 81%। कितना है? 81%। इस 81% डेट में 57.1% डेट पता किसका है? 57.1% डेट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट होना कितना चाहिए एज पर दी एनकेसिन रिपोर्ट? 40%। तो बताओ कितना परसेंट ज्यादा है? 17% ज्यादा है। अब जो बाकी का बचा हुआ है, बाकी का रिमेनिंग जो अमाउंट है वो किसका डेट है? वो स्टेट गवर्नमेंट का डेट है। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसका डेट है? वो स्टेट गवर्नमेंट का डेट है। अब यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी बातें जो मैंने आपको बोल दी वो है। अब ये बताओ कि देश में जो डेट है वो इंटरनल डेट ज्यादा होगा या एक्सटर्नल डेट ज्यादा होगा? देश में इंटरनल डेट ज्यादा होगा या एक्सटर्नल डेट ज्यादा होगा? तो ध्यान रखना, देश में इंटरनल डेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल डेट। और इसकी वजह से, इतना उधार होने की वजह से, वो भी देश के भीतर इतना उधार होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी कभी कभी हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लो। क्या वजह होती है जिसकी वजह से होता है, और अगर हाई डेट हो जाए तो उसके इंप्लीकेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस वजह से इतना उधार लिया जाता है। अब देखो, मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन पड़ी हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जब सरकार करेगी ना। तो जब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल नाम होता है ना। और जब फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जब सरकार एकदम से पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल स्टिमुलस। अब ये सरकार के पास पैसा इतना आएगा कहां से? उधार से। किससे आएगा? उधार से। तो जब सरकार उधार लेके इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल स्टिमुलस। और ये पैसा कहां से आता है? उधार से आता है। फिस्कल स्टिमुलस को बढ़ाने के लिए हमें पैसा उधार लेना पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, रोड बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, स्कूल्स बनाने, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उधार लेके। तीसरा, एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू स्ट्रीम, मतलब स्कीम पे स्कीम लॉन्च किए, स्कीम पे स्कीम लॉन्च किए, लखपति दी थी, फलाने फलाना फलाना, इतनी स्कीम लॉन्च किए, पैसा नहीं जनरेट हो रहा लेकिन स्कीम लॉन्च हो रही है। तो स्कीम लॉन्च नहीं हो रही है तो कहाँ से पैसा आएगा? उधार से। तीसरा, हमने जो ऑलरेडी उधार लिया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ा, वो इतना होता कि उसको भरने के लिए हमें फिर से इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इस सिचुएशन को जब इंटरेस्ट को भरने के लिए इंटरेस्ट को भरने के लिए लोन, इंटरेस्ट को भरने के लिए फिर लोन 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 लोन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप। और डेट ट्रैप के पापा कौन है? चाइना।
डेट ट्रैप के पापा कौन है? चाइना, और वो सबको फंसाता, और देश भी हमारा थोड़ा बहुत फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इतना उधार हो गया तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, मतलब इसका प्रभाव क्या होता है? इसके इम्प्लीकेशन में सबसे पहले क्या होती है, ये हमारे फिजिकल जो रिसोर्सेस होते हैं उसको लिमिट कर देता है। अब मान लो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें खर्चा करना है, अब पता चला हम दूसरी जगह पैसा लगाए हुए थे, अब हमें उधार की ज़रूरत है, हम दूसरी संस्थाओं के पास गए, भैया उधार दे दो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें खर्चा करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ऑलरेडी तुम इतना रुपया हमसे ले जा चुके हो, अब फिर से तुमको उधार दें। तो कहीं ना कहीं लिमिट लगती है, जहाँ पर पैसा खर्चा होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज लिमिट लगा देता है फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर। दूसरी बात ये है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर 5% ऑफ द जीडीपी, रफली ट्वाइस द इमर्जिंग मार्केट इन द डेवलपिंग कंट्रीज एवरेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसका इंप्लीकेशन क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो लगभग 5% है हमारी जीडीपी का, दूसरी इकोनॉमी से डबल है। जो डेवलपिंग इकोनॉमी वहां पे मात्र 2.5%, हम लोग कितना परसेंट करें, 5% ऑफ जीडीपी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ज्यादा इसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला ये इंपॉर्टेंट है, लीड आउट टू द क्राउडिंग ऑफ आउट इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब सरकारें खुद ही देश में से उधार लेने लगती हैं तो प्राइवेट, जब जाहिर सी बात है 100 रुपए आपके पास मार्केट में उधार देने के लिए अवेलेबल है, 90 रुपया लेके सरकार लेके चली गई, 10 रुपया इनके पास बचा प्राइवेट वालों के पास, तो जब 10 रुपये में क्या बाबा जी का ठुल्लू हिलाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो 10 रुपये में प्राइवेट लोग क्या करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट करें? होना क्या चाहिए, सरकार को उधार कम लेना चाहिए, प्राइवेट वालों को थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। जब प्राइवेट वाले लेंगे तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, कैपिटलिस्ट अप्रोच होती है, तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उनका प्रॉफिट हो। जब उनका प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सबका प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और होता क्या है, इसकी वजह से जो प्राइवेट वाले होते हैं उनको ये मिलता, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब सारा पैसा सरकार के पास है, प्राइवेट वालों के लिए लोन लेना कुछ अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है। इज दैट क्लियर? ये इसका एक इम्प्लीकेशन होता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है एक्सटर्नल डेट पे, ध्यान रखना रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिपोर्ट क्या है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। सीधा पूछेगा इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। किसके ऊपर लॉन्च की गई है, वर्ल्ड में जो डेट चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये हिस्टोरिक राइज हुआ है डेट में। कब, 2022 में कितना बढ़ा है, 443.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो डेट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। और ये बात कहाँ पे मेंशन हुई है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत लॉन्च हुई है। ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। और अगर किसी भी तरह का कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं, बल्कि बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश है। कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।